जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए हिंदी का जो बेसिक से लेके पूरा स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए खासकर एसएससी जीडी यूपी पुलिस और मतलब जो भी कांस्टेबल लेवल का जितना भी है तो और एसआई लेवल तक का, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा एसएससी जीडी यूपी पुलिस और ट्रेडमैन एससीएम वगैरह इन सभी का कवर हो जाए। तो हिंदी के सिलेबस इन जितने भी एग्जाम बताए हैं इन सभी के लिए आपको हिंदी का एग्जाम मैं हिंदी का जो भी सिलेबस है वो मैं पूरा आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो पहले कुछ जान लेते हैं कि जो एसएससी जीडी है, एक हो गया एसएससी जीडी, उसके बाद हो गया यूपी पुलिस, यूपी यूपीपी कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए है। दूसरा हो गया ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन। और एक और होता है एचसीएम। एससीएम क्या है? ये बीएसएफ एससीएम हो गया, सीआरपीएफ एससीएम हो गया, जितने भी एससीएम वगैरह है उनमें हिंदी का वेटेज पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए हिंदी है। तो जैसे एसएससी जीडी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितने, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके 37 क्वेश्चन इसके हिंदी के पूछे जाते हैं। और ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 का पूरा पेपर रहता है जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, और एससीएम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद। तो इन सभी के लिए आपको हिंदी पूरा बेसिक से लेकर लास्ट तक मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए लास्ट में इसके टॉपिक क्या कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर कराने वाला हूं। इसमें ये मेन कुछ टॉपिक हैं जो हिंदी ग्रामर है, साहित्य के हम टॉपिक हैं सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हिंदी ग्रामर करेंगे। तो हिंदी ग्रामर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पांचवा रहेगा विशेषण। तो यहाँ विशेषण तक है, यहाँ तक पूरा शब्द ज्ञान रहता है। 5 टॉपिक में आप लोग कंप्लीट मेरे साथ कर लेंगे तो आप लोगों का थोड़ा हिंदी का समझ विकसित हो जाएगा। जो बिल्कुल न्यू है और जो पहले से पढ़ रखे हैं थोड़ा बहुत तो उनको तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल नए हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होगा। लेकिन यहाँ पे यदि 5 चैप्टर आप लोग पढ़ लिए तो आपकी जो हिंदी की बेसिक ज्ञान है वो थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर हमारा रहेगा छठवा 6 लिंग, वचन, काल, कारक, अव्यय, संधि, समास। उसके बाद 13वां नंबर चैप्टर रहेगा हमारा ब्राह्म चिन्ह। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। फिर 17वां नंबर रहेगा हमारा वाक्य। वाक्य में रहेगा वाक्य शुद्धि, वाक्य में मतलब क्या क्या अशुद्धियां रहती है वो सब हम लोग निकालना शुरू करेंगे। 17 में रहेगा हमारा, यहाँ से शुरू होता है हमारा शब्द। तो शब्द में क्या रहेंगे? विलोमार्थी, विलोमार्थी सारे शब्द पढ़ाएंगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, अनेकार्थी क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद रहेगा हमारा तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। और उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, अलंकार हम लोगों के हो गए। और लास्ट में इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी हम लोग पूरे कवर करेंगे। साहित्य को हम लोग लास्ट में देखेंगे। साहित्य जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतना वेटेज नहीं रहता है किसी भी है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस के लिए। लेकिन थोड़ा वो हार्ड मतलब ज्यादा हार्ड भी है और थोड़ा मतलब विस्तृत है। उतनी जितना आप लोग वो पढ़ेंगे उसमें आप लोग ये कंप्लीट हो जाएगा, ये थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण ही शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक शुरू होगा हमारा अध्याय 1 वर्णमाला। हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 1 वर्णमाला। वर्णमाला तो हम लोग वर्णमाला आज शुरू करने वाले हैं, वर्णमाला से शुरू करेंगे। तो वर्णमाला में इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए। परिभाषा क्या है इसकी? सबसे पहले लिखिए इसकी परिभाषा। कलर ठीक आ रहा है क्या इसमें? ये पीला कलर ठीक आ रहा है? नहीं दिख रहा ना? कौन सा? रेड कलर का। तो उसको देखते हैं हम लोग क्या इसकी परिभाषा। परिभाषा तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? परिभाषा है इसकी वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या परिभाषा है इसकी? वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो शब्द आए हैं इधर। एक तो आया यहाँ पे वर्ण, वर्णों के, दूसरा आया है व्यवस्थित समूह। तो ये क्या चीज होती है? वर्ण। तो वर्ण क्या है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जैसे हम लोग अभी क्या हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी एक भाषा है। तो भाषा को व्यक्त करने के सब 3 ही तरीके हैं।
एक होता है उसका लिखित तरीका जो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, दूसरा है मौखिक तरीका, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मौखिक तरीका हो, तीसरा होता है सांकेतिक सांकेतिक तरीका, तो संकेत से हम लोग आप लोगों को समझाते हैं इशारा करके। तो 3 तरीके हुए, 3 में से पेपर में सांकेतिक का कोई मतलब नहीं है, मौखिक का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब है किस चीज का, लिखित का, कि जो भी लिखा है, तो हम लोग लिखित पे बात करने वाले हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की एक परिभाषा लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ से लिखिए भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वो है वर्ड, लिखित इकाई। सीधा आप लोगों को सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, वर्ड हो गया, वर्ड हो गई, ध्वनि हो गई, और भी कुछ भी डाल सकता है, तो सीधा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और इसी में एक और लिख लीजिए कि भाषा की सेकंड क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक प्रकार की ध्वनि है, ध्वनि के माध्यम से ही बात कर रहे हैं, तो वो होती है ध्वनि। तो ध्वनि, बस ये आपको एक की पॉइंट नोट करके लिख लेना है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ये हो गया। उसके बाद जानते हैं एक शब्द आया यहाँ पे वर्ड, वर्ड है क्या, तो वर्ड कुल कितने हैं हमारी वर्णमाला में, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए क्या, वर्ण, तो यहाँ पे डालते हैं वर्ण, वर्ण, तो वर्ण हमारी वर्णमाला में कुल कितने हैं, हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड है, 52 वर्ण है। 52 को हम लोग कैसे विभाजित करते हैं, ऐसे करते हैं 33 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, ये हम लोग इनको 52 को ऐसे पूरा विभाजित करते हैं। इनमें से 33 क्या है, तो 33 ये है व्यंजन, आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, लेकिन हम लोग और विस्तार से जानेंगे। व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। 11 क्या होते हैं, 11 होते हैं स्वर, 11 स्वर होते हैं। 4 कौन से होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त, 4 होते हैं संयुक्त। 2 कौन से होते हैं, 2 होते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। और ये लास्ट के 2 कौन से होते हैं, ये होते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। तो अभी मैंने बता दिया कि वर्ण 52 होते हैं, 52 में से 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 2 उत्क्षिप्त होते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उस पर हम लोग एक एक करके देखते हैं कि 4 संयुक्त होते हैं, तो अर्थात मतलब कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए इस पे कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्वर, स्वर कौन कौन से, यहाँ स्वर क्वेश्चन में कितने हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। हम लोग देखते हैं वो 11 कौन कौन से हैं। तो लिखिए मेरे साथ, आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, छोटा बड़ा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, दीर्घ ई, छोटा ऊ, दीर्घ ऊ, रे से ऋषि, ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ, इसको आ भी बोलते हैं। तो 11 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे स्वर 11 हो गए। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे कि इनका विभाजन क्या है। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि स्वर 11 है तो वो कौन कौन से हैं, तो ये स्वर हो गए। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कौन कौन से हैं, उसके बाद होते हैं अयोगवाह, 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 अयोगवाह कितने हैं, 2। अयोगवाह 2 कौन कौन से हैं, अंग और आहा, ये अयोगवाह हो गया। उसके बाद बताया था उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कौन कौन कितने हैं, उत्क्षिप्त 2 हैं। उत्क्षिप्त 2 कौन कौन से हैं, डा, डा और ढा, ये 2 उत्क्षिप्त हैं। तो हमारे स्वर हो गए, अयोगवाह हो गए, उत्क्षिप्त हो गए। उसके बाद आता है संयुक्त, संयुक्त कितने हैं हमारे, संयुक्त है हमारे 4। संयुक्त वो 4 कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं। ये है छ, त्र, य और उसके बाद स्रा, ये हमारे 4 उत्क्षिप्त संयुक्त हैं। तो इनको संयुक्त क्यों कहा गया, संयुक्त मतलब कोई किसी भी चीज का मिश्रण या संयुक्त हो गए। तो ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो ये किस किस से मिलकर बने हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। सा, ये है सा, हम इसको बोलते हैं क्षत्रिय का उच्चारण करते हैं, छा क्षत्रिय। तो इसको क्षत्रिय ने इसका उच्चारण इस किस किस से मिलकर बना है, ये बना है आधा का प्लस सा, ये वाला सा,
इसको भी यदि आधा कर देंगे प्लस आ लगा देंगे तो इसका ठीक वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा, ये होगा छह क्षत्रिय। ये इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये पूछ लेता है कि छह क्षत्रिय किस किस से मिलकर बना है, तो इस वाले सा का और सा से मिलकर बना है। इसका उच्चारण यदि ठीक से किया जाता है तो इसका ठीक से उच्चारण क्या होगा, कसा कसा कसा, ये इसका ठीक उच्चारण हो जाएगा। इसको सा ही लिख देते हैं, ये हटा देते हैं इधर से, ये सा हो गया, का और सा। उसके बाद है त्रा, त्रा, तो इसमें किस चीज की ध्वनि आ गई, त्रा, ता और रा की। तो इसमें होता है आधा ता प्लस रा। आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला आधा रहेगा, उसके बाद वाला पूरा रहेगा, ये त्रा हो गया। उसके बाद ज्ञा, इसको ठीक से यदि ज्ञा नहीं बोलते क्योंकि ये आधा जा प्लस अया इससे मिलकर बना होता है। इसके यदि ठीक से उच्चारण किया जाए तो इसका ज्या उच्चारण होगा, ज्या ज्या ज्ञान। विज्ञान नहीं होता है, वो विज्ञान होता है, इसका ज्या ठीक उच्चारण होता है। उसके बाद आता है स्रा, तो स्रा में किस चीज की ध्वनि आ गई, सा और आ, तो ये वाला सा होता है इसमें, ये वाला शेर वाला सा, सा रा, ये हो गया स्रा। बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ ये वाला सा है और इधर ये वाला सा है, तो ये हमारे हो गए हैं। इसका बस याद करना है कि आपको स्रा किससे बना है, का और सा से, त्रा ता और रा से, ज्या जा और या से, स्रा सा और रा से। तो हमारे चार संयुक्त वर्ण हो गए। उसके बाद हम लोग अब क्या रह गया, हमारा रह गया है व्यंजन। तो हम लोग नेक्स्ट व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कितने हैं हमारे, 33 व्यंजन है हमारे, कितने व्यंजन है, 33। तो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं वो लोग देखते हैं हम लोग। का, खा, गा, घा, अंगा। इसका ठीक उच्चारण क्या है, अंगा है। ये एड़ा नहीं, हम लोग छोटे में इसको अड़ा बोलते हैं, लेकिन इसका ठीक उच्चारण है अंगा। उसके बाद आता है क्या, चा, छा, जा, झा, अइया। इसका ठीक उच्चारण है अइया। उसके बाद क्या आता है, टा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये है अड़ा, हम लोग तीनों को अड़ा बोलते हैं, तीनों अड़ा नहीं है, सब ये वाला अड़ा है। उसके बाद आता है ता, था, दा आता है। उसके बाद क्या आता है, ता, था, दा, दा, धा, ना। उसके बाद आता है फा, फा, वा, वा, मा। उसके बाद क्या रहेगा, या, ला, ला, वा। उसके बाद सा, 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 हा। तो ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। यहाँ तक 25 और 8 33, तो हमारे 33 ही व्यंजन हो गए। इनमें से आपको बस दो चीजों का याद रखना है। एक ये वाला, चलो चेंज कर देते हैं, एक ये धा, था, अरे भा, ये है, जैसे ये है था, उसके बाद है धा, उसके बाद है भा। तो ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर पूरी लाइन नहीं गई है। बाकी कोई भी आप वर्ण ले लीजिए, जैसे का ले रहे हैं, का, तो ये इसकी सिर्फ पूरे इसके ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ आधा है। आधा क्यों है, ये सिर्फ 3 वर्ड ऐसे हैं इन पे, इसकी घुंडी बनती है, घुमावदार होता है पर, तो इसके ऊपर पूरे पे रेखा नहीं जाती है। बस ऐसे याद रखना है इसको, थोड़ा सा पूरा नहीं इसके ऊपर करना है। तो हमारे अभी तक क्या हो गए कि मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मतलब 52 वर्ण होते हैं, 52 में से 33 व्यंजन, 11 स्वर, 4 संयुक्त, 2 उत्क्षिप्त, 2 अयोग्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको सही बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि क्या हुआ था। जैसे हिंदी निदेशालय ने, हमारे हिंदी निदेशालय ने 1983 में हिंदी का मानकीकरण व लिपि, देवनागरी लिपि प्रस्तुत की थी। तो इसमें आता है कि लिपि क्या है, तो भाषा को लिखने का तरीका, एक चीज आता है, एक पॉइंट आता है, लिपि क्या है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, लिपि, 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 लिपि क्या है, तो लिपि समझिए, लिपि क्या है, लिपि है भाषा को लिखने का तरीका। लिपि क्या है, भाषा को लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का तरीका। भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं का अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारी हिंदी क्या, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी का याद रखना है, बाकी और बहुत सारे भी हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है हमारी, देवनागरी। जो हम लिख रहे हैं ये सब देवनागरी में लिख रहे हैं। जैसे हमारी देवनागरी इधर से इस साइड लिखते हैं, किसी किसी में उस साइड से इस तरफ भी लिखते हैं, तो ये हमारी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन देवनागरी लिपि होती है, और उसको क्या बोलते हैं, जैसे पंजाबी है तो उसकी गुरुमुखी लिपि होती है। तो हमारी लिपि हो गई। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि मतलब जो होता है, एक और मैं चीज आपको बताऊंगा कि ये यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये एक चीज देखना है आपको,
कोई भी वर्ड है वो इन पे ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे आप लोग मान लीजिए क्या रहता है का, तो इन पे बनेगा ही। जैसे ये हो गया का, तो क्या इससे बन गया का। अब उसके बाद देखते हैं क्या खा। तो जैसे यदि खा बनाना है हमको, तो खा कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये मतलब दोनों चीजें मिलेंगी, दो चीज मिलती हैं, तो इनमें से इनको बोलते क्या है, तो ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं शिरोरेखा, इसको बोलते हैं शिरोरेखा, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। और जो नीचे ये है इसको बोलते हैं खड़ी पाई, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। वर्ण इन्हीं से इन पे बनेगा बनेगा। ये दो है, दो में से एक कोई भी वर्ड ले लीजिए, दो में से एक आपको पक्का मिलेगा। जैसे मान लीजिए छोटी ई है, तो छोटी ई में खड़ी पाई नहीं है, लेकिन ये शिरोरेखा है। और भी ले लीजिए, जैसे हा हो गया, हा हा हल, तो हा में सिर्फ ये शिरोरेखा है, ये खड़ी पाई नहीं है, तो इसका सिर्फ दो में से एक पक्का मिलेगा। इतना हो गया। इतना कंफर्म होने के बाद हम लोग देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम लोग बिंदी, बिंदु लगाने के तरीके। तो बिंदु कैसे क्या क्या लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर। ये हो गई हमारी शिरोरेखा, उसके बाद ये हो गई खड़ी पाई। तो बिंदी, कोई भी वर्ड लिखेंगे आप, हिंदी वर्णमाला में कोई भी वर्ड होगा, उसमें से चार तरीके से बिंदी रखती है। एक वर्ड के ऊपर, या एक वर्ड के नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, ये होता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनका क्या नाम है, पहले आप लोग नाम नोट कर लीजिए। जो ऊपर वाली बिंदी होती है इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं अनुस्वार, ये अनुस्वार होगा। उसके बाद जो लास्ट में ये वाली है इसको बोलते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, इसको क्या बोलेंगे पंचमाक्षर। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, जो साइड लगी हुई है ये बोली, इसको बोलते हैं नुक्ता। हम लोग इनके बारे में जानेंगे डिटेल से, पहले इनका नाम जान लेंगे कि इनको क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद ये जो नीचे लगी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त हो गए। तो इनका नाम पहले जान लीजिए कि ये शिरोरेखा के ऊपर होता है जो उसको अनुस्वार बोलते हैं, जो उसके पीछे होता है खड़ी पाई उसको पंचमाक्षर बोलते हैं, जो आगे होता है उसको नुक्ता, जो नीचे होता है उसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अब एक एक करके जानते हैं कि ये अनुस्वार क्या है, पंचमाक्षर क्या है, नुक्ता क्या है, और ये पंचमाक्षर क्या है, जो भी है उत्क्षिप्त क्या है, इनको जानते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं क्या, पंचमाक्षर। तो पहले आपको पॉइंट डालना है, इधर इधर नोट करना है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर आपको पूरी वर्णमाला में सिर्फ डा, जो का खा गा घा अंगा पढ़ते हैं, सिर्फ अंगा के पास में इधर मिलेगा बस। पूरी वर्णमाला में सिर्फ इसके इधर ही मिलेगा, ये वाला, ये हो गया पंचमाक्षर। इधर मिलता है, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर है। इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे ऐसे बना के और ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके ये पंचमाक्षरों की हेडिंग, पंचमाक्षर में इधर इसका चिन्ह हो जाएगा। ये वर्ड लिख के आप लोग आराम से इसको भी लिख सकते हैं आराम से। ये पंचमाक्षर हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, नुक्ता। नुक्ता क्या होता है, दूसरा है नुक्ता, इसका कलर चेंज कर देना। दूसरा है हमारा क्या, नुक्ता, ये है नुक्ता। तो नुक्ता क्या है, ऐसे पे खड़ी बनाना है, और इधर ये नुक्ता, तो ये नुक्ता का सिंबल हो गया। नुक्ता से बाबू कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वर्णमाला में मतलब ये हिंदी के नहीं है, ये उर्दू और फारसी के कुछ शब्द होते हैं, सब उन्हें मिलता है। जैसे होता है का, खा, गा, जा और फा, इन पांच में ये नुक्ता मिलता है। इन पांच में नुक्ता कहाँ मिलता है, यहाँ पर, ये यहाँ पर मिलता है। ये नुक्ता सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इनका नुक्ता लगाने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। एक का जो हिंदी वाला है उसका कुछ अर्थ और होता है, और खा का कुछ और अर्थ होता है। तो ऐसे होता है, जैसे हिंदी में एक शब्द होता है कफ, तो कफ का अर्थ होता है, जैसे कफ सिरप सुना होगा, कफ सिरप होता है मतलब गले में जो बलगम जम जाती है उसको कफ बोलते हैं, हिंदी में कफ होता है। और ये जो होता है कफ, ये वाला, ये नुक्ता वाला, इसका कफ का मतलब होता है बटन का एक हिस्सा होता है, उसको भी बटन का हिस्से को बोलते हैं कफ। तो इनको नीचे एक हेडिंग करके बोल डाल देंगे, ये उर्दू और फारसी वाले शब्दों में इनका प्रयोग होता है, अरबी और फारसी वाले, अरबी और फारसी के शब्दों में इनका प्रयोग ज्यादातर होता है। अरबी और फारसी, अरबी और फारसी के शब्दों में इनका ज्यादातर प्रयोग देखने को मिलता है। एक होता है जैसे खाना, तो खाना एक होता है जो हिंदी वाला होता है खाना, उसको बोलते हैं भोजन, और जो उर्दू और फारसी, अरबी और फारसी वाला होता है उसको खाना को बोलते हैं
डब्बा या फिर एक कमरा, जेल खाना करके हो गया, तो उसका अर्थ अलग चेंज हो जाता है। तो चलो अभी आपको ये लिखना है नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी के शब्दों में होता है, और ये आपको लिख लेने हैं 5, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा है, तीसरा पॉइंट है अनुस्वार। तीसरा नंबर पॉइंट है अनुस्वार। अनुस्वार ये हमारा क्या था अनुस्वार, ये तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। अनुस्वार कहाँ रहेगा, ये हमेशा ऊपर रहता है। तो अनुस्वार में क्या है, अनुस्वार का भी नियम रहता है। जैसे कभी कभी आपने हिंदी को लिखा देखा होगा, हिंदी कभी ऐसे लिखा देखा होगा, हिंदी कहीं कहीं पे इस हिंदी को आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, हिंदी ऐसे भी लिखते हैं आप। तो इनका क्या नियम रहता है, तो इस अनुस्वार का क्या रहता है कि ये पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो क्या नियम है ये आपने ऊपर नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा के यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग क्या नियम है इसका, इसका ये रहता है का, खा, गा, घ, अंगा, चा, छा, जा, झा, हैया। इसका होता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसका होता है ता, था, था, दा, धा, ना। तो पा, इसका ता, ये है पा के बाद पा, फा, वा, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा। उसके बाद होता है सा, 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 तो हा। इसका अनुस्वार का नियम क्या होता है कि जो भी वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा चंचल, चन चल, तो जो भी आप वर्ण लिख रहे हैं, तो जिस वर्ण के ऊपर ये अनुस्वार होता है, अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर होता है उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, चा वर्ड आ रहा है, जैसे उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, चा वर्ड आ रहा है। तो चा वर्ड देखना है इसमें इस कौन से वर्ग में आ रहा है, चा वर्ग, चा कहां पर आ रहा है, इस वाले वर्ग में आ रहा है। इस वाले वर्ग का जो भी पांचवा है, जो भी पांचवा अक्षर है, उसमें ये बिंदी बदल जाती है। तो चंचल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चा तो पूरा रहेगा ही, चा के बाद उसका पांचवा वर्ड कौन सा है, अइया है। तो अइया उसको आधा लिखना है, ये ऊपर वाला आधा ना है, तो अइया को आधा और चा और ला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चंचल। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, चंचल ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कैसे, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हिंदी। सबसे पहले हम लोग हिंदी देखते हैं, हिंदी कैसे लिखते हैं, हिंदी ये लिखते हैं ऐसे हिंदी। तो हा के ऊपर बिंदी है हिंदी, तो आपने हिंदी को कभी कभी देखा होगा कैसे कि हिंदी ऐसे भी लिख देते हैं। हिंदी कैसे लिख देते हैं कि हा के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, तो अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ड है, दा। तो दा कौन से वर्ग में आ रहा है, इस वाले वर्ग में आ रहा है, दा आ रहा है इधर। तो दा का पंचम अक्षर कौन सा है, ना। तो ना को आधा लिख देंगे, हा आधा ना और दा, हिंदी। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो लगता है कि जैसे आपको ये काफी वर्ड है, जैसे बहुत सारे सब वर्ड होने, शब्द तो होने को बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे एक और है हिंदी हो गया, इस वाले का हो गया, इस वाले का हो गया। एक और शब्द देखते हैं जैसे शंकर, शंकर में भी बिंदी होती है, ये है शंकर। शंकर ऐसे लिखते हैं हम लोग शंकर। तो अनुस्वार किसके ऊपर है, ये वाला अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार किसके ऊपर है, अनुस्वार है सा के ऊपर है। तो अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ड है, का। तो का कौन से वर्ग का है, इस वर्ग का है। का वर्ग का पांचवा कौन सा है, अंगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंगा में बदल जाएगा, सा प्लस अंगा को आधा, का और रा, ये पांच में अक्षर में बदल जाता है। तो जिस सीधा इसका नियम ये है कि जिस अनुस्वार, जिस वर्ड के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद जो भी वर्ड है उसके पांचवें वर्ग में वो बदल जाएगा, पांचवा आधा रहेगा। तो ये अनुस्वार आपको समझ में आ गया होगा। और भी जैसे देख सकते हैं, और भी जैसे मंडप ले लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, मंडप, मंडप। तो माँ के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, डा। तो डा कहाँ मिल रहा है हम लोग को, डा मिल रहा है इधर, डा। तो डा का पांचवा अक्षर कौन सा है, डा। तो डा में बदल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, मन ड मंडप, इसके पांच में बदल देना है बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हमारा हो गया पंचमाक्षर हो गया, नुक्ता हो गया, अनुस्वार हो गया। उसके बाद रह गया हमारा उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त देखते हैं अब, उत्क्षिप्त चौथा वाला कौन सा है, उत्क्षिप्त। चौथा वाला है हमारा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त की संख्या, उत्क्षिप्त के कौन कौन से होते हैं, जो यहाँ नीचे लगता है, मतलब खड़ी पाई के नीचे जहां बिंदु लगता है उसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। उत्क्षिप्त का प्रयोग केवल सिर्फ दो ही वर्डों में होता है, डा और ढा में।
ड़ा में और ढा में। इसके 5 नियम है, 5 नियम है जहां पर यदि ये वो 5 नियम है जहां पे इसका प्रयोग नहीं होता, बाकी हर जगह इसका प्रयोग होता है। तो मैं वो 5 नियम मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इसका प्रयोग कहीं भी, जितने भी शब्द है सभी में होगा। 5 नियम पहले देख लेते हैं कौन कौन से नियम होते हैं। पहला इसका नियम है कि अंग्रेजी के शब्दों में उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। पहला है अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऐसा कोई अंग्रेजी का शब्द लेना है जिसमें डा और ढा, इसका नियम तो एक ही है, सिर्फ आएगा सिर्फ 2 वर्डों में, डा और ढा में। दो वर्ड तो है ही, लेकिन 2 वर्डों में भी किन किन में नहीं आएगा। वो 5 नियम है, वो 5 नियम है कि अंग्रेजी के शब्दों में। जैसे एक शब्द आता है रोड, रोड, ये आ गया रोड। ये वाला रोड ठीक है या फिर ये वाला रोड ठीक है, ये वाला या फिर बी वाला। तो इसमें क्या है, रोड एक अंग्रेजी के शब्द है, रोड, ROAD। तो नियम ये है कि अंग्रेजी के शब्दों में नहीं आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर रोड ठीक कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये हो गया रोड, रोड, ये हो गया रोड। तो बस इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको बस बेसिकली क्या रखना है कि अंग्रेजी के जितने शब्द होंगे उसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा नियम क्या रहता है, दूसरा शब्द रहता है, दूसरा रहता है कि कभी भी शब्द के शुरुआत में यदि डा और ढा आ रहा है तो उसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या लिखना है इसमें, शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में, शुरुआत में यदि शब्द के शुरुआत में डा और ढा आ रहे हैं तो उसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या रह सकते हैं, जैसे डमरू, डमरू, तो ये डमरू है, तो इसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये शब्द के शुरुआत में आ रहा है। डमरू हो गया, ढक्कन हो गया, ढक्कन, तो ये शब्द की शुरुआत में आ रहा है तो इसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा होता है कि यदि उपसर्ग और प्रत्यय है, यदि शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय है, वो हम लास्ट में समझेंगे, पूरा टॉपिक एक करके। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द में के प्रारंभ में लगते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो वो पूरा शब्द का पूरा अर्थ ही चेंज कर देते हैं। तो वो बात का टॉपिक है, लेकिन यदि उपसर्ग और प्रत्यय है शब्द में तो उसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। तो तीसरा लिख लीजिए, यदि उपसर्ग और प्रत्यय हुए, यदि शब्द में, यदि शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग या प्रत्यय हो तो इसका तो उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, क्या, नीडर, नी डर, तो डर में उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है तो इसमें इसका उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या रहता है, यदि द्वत्व व्यंजन होते हैं, द्वत्व व्यंजन क्या रहता है कि जो 2 बार प्रयोग होते हैं, द्वत्व मतलब 2 बार, तो द्वत्व व्यंजनों में इसका प्रयोग नहीं होता है। द्वत्व व्यंजन में, द्वत्व व्यंजन आ रहे हैं, जैसे द्वत्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे एक शब्द आता है हड्डी, हड्डी, हड्डी में डा 2 बार आ रहा है, हा डा डी, हड्डी, तो हड्डी में डा और डा 2 बार आ रहे हैं, तो डा और डा में से एक में भी नहीं होगा क्योंकि ये लगातार 2 बार आ रहे हैं। तो ये हड्डी हो गया, कबड्डी हो गया, और भी शब्द हो सकते हैं, कई शब्द हो सकते हैं, बस आपको मेनली इन चीजों का ध्यान रखना है। पांचवा इसका नियम क्या है कि यदि डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तब भी इसमें अनुस्वार उसका उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। तो ये 5वां पॉइंट लिख लीजिए, यदि डा और ढा, डा और ढा के तुरंत पहले, तुरंत पहले या तुरंत बाद, तुरंत बाद क्या हो, अनुस्वार हो, अनुस्वार हो, तब भी इसमें उपक्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। बस ये आपको 5 नियम है जहां पर इन उपक्षिप्तों का प्रयोग नहीं होता है, और बाकी जितने भी शब्द हैं उन सभी में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, बस इन सभी को छोड़ के ये 5 नियम रखते हो। जैसे एक होता है सड़क, आपने देखा होगा ज्यादातर, सड़क, एक ये सड़क है, उसके बाद एक ये है, ये सड़क, 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 एक ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें से कौन सा वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग कैसे चेक करना है, इन 5 नियमों लगा के देखना है। क्या
सड़क अंग्रेजी का शब्द है तो नहीं है, तो ये वाला कट गया। क्या शब्द की शुरुआत में डा और ढा आ रहा है? नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, तब ये वाला भी कट गया। शब्द यदि शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय हो, तो सड़क में कोई ना तो उपसर्ग है ना ही प्रत्यय है, तो ये वाला भी कट गया। उसके बाद द्वंद्व व्यंजन, कोई भी शब्द दो बार नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं है। उसके बाद डा और ढा के तुरंत पहले तुरंत बाद अनुसार भी नहीं है, तब इसमें लगेगा, सड़क में तब लगेगा। ये हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मोड़। जैसे होता है मोड़, मोड़ होती है, तो मोड़ में क्या है, इसमें लगा के देखते हैं, अंग्रेजी के शब्द है? नहीं है। शब्द के शुरुआत में डा और ढा रहा है? नहीं आ रहा है। यदि शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है तो वो भी नहीं है। द्वंद्व व्यंजन भी नहीं है, डा और ढा के तुरंत पहले अनुसार भी नहीं है, तब इसमें मोड़ में लगेगा। रोड में नहीं लगता है, रोड, मोड़ और रोड सेम ही है। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्द है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा लगभग। तो यहाँ उस शब्द का बस ये 5 नियम है, इनको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको क्या होता है कि उस शब्द का हमने प्रयोग देख लिया था, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तब हेडिंग डालना है हम लोगों को, क्या, स्वर। स्वर, स्वर क्या होते हैं? तो स्वर, स्वर वो होते हैं जिनका प्रयोग या उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या फिर बिना किसी की सहायता से होता है। तो इन लोग इसकी परिभाषा सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे कि वे वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात बिना किसी सहायता के प्रयोग होता है। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे कि हैं कौन से सर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, आदि। आदि मतलब इतने और भी हैं। ठीक है, पहले हम लोग स्वर जान लेते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर ये हुआ है। उसके बाद स्वर को कभी भी आधा लिखा नहीं जा सकता है, तो इनको आधा लिखने का तरीका नहीं, सब व्यंजन है जिनको आधा लिखा जाता है। तो मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताता हूँ कि व्यंजन को आधा कैसे लिखना है। उसके बाद हेडिंग डाल दी हम लोगों क्या, व्यंजन, व्यंजन। उसके बाद डालना है क्या, व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है या फिर जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। अर्थात इनका सीधे सीधे परिभाषा लिखते हैं हम लोग, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की, स्वरों की सहायता से, सहायता से, सहायता से होता है। जैसे जैसे क्या ले लेते हैं, जैसे का ले लेते हैं, का। तो ये का सिर्फ का नहीं है, इसमें क्या 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 एडेड है, ये है का। तो ये है मेन व्यंजन है जो आधा रूप है, का प्लस आ। ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जो बिना स्वर के हो यदि पूर्ण रूप है। ये इसका पूर्ण रूप है, ये इसका पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप है। ये अर्ध रूप है, आधा रूप है, ये आधा रूप है। इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको बोलते हैं हलंत। जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं हलंत, जो ये है इसको बोलते हैं हलंत। तो कोई भी किन किन वर्ण, किसी किसी में इसको हलंत लगा देते हैं, किसी को आधा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे ना लिखना है तो ना को कभी आधा ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, कभी क्या होता है जैसे का लिख रहे हैं तो का को कहीं ऐसे आधा लिख देते हैं। इन सबका क्या है, एक नियम है। तो वही जानने वाले हैं कि व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाए। स्वर को तो आधा लिखा नहीं जा सकता है, तो अब हम आगे देखेंगे कि स्वर को आधा लिखने का क्या तरीका है। तो अब हेडिंग डाल ली है, स्वरों को आधा लिखने का तरीका। तो क्या हो गया इसमें, थोड़ा इसका व्हाइट बोर्ड चेंज करना है। ये हो गया। तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्या, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। यहाँ पे हेडिंग डाल ली है, व्यंजन को, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, आधा लिखने का, लिखने का तरीका। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या है वो जानने वाले हैं। तो व्यंजन कुल होते कितने हैं, 33। लेकिन इस तरीके में किस किस हिसाब से बांटेंगे हम लोग, 2 + 9 + 22 इस हिसाब से बांटेंगे। तो ये दो क्या है, दो कौन कौन से हैं, दो हैं सिर्फ ए, वे जो अपनी खड़ी पाई को पार करते हैं, वे वर्ण, वे वर्ण
जो खड़ी पाई को पार करते हैं, खड़ी पाई को पार करते हैं, पार करते हैं। क्या मतलब है खड़ी पाई को पार करते हैं? और ये खड़ी पाई क्या होती है? तो एक मैं आप सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर देख लेना है कि ये जो रेखा होती है सिरो रेखा होती है, और ये जो है इसको खड़ी पाई बोलते हैं। तो बता ही दिया हूँ जहाँ पे बिंदी बिंदी बताई थी, ये हो गया। तो खड़ी पाई को पार करने वाले ऐसे कितने वर्ड हैं? सिर्फ दो ही वर्ड हैं, एक है ये का और दूसरा है फा। पूरी वर्णमाला में सिर्फ ये दो हैं जो अपनी खड़ी पाई को पार करते हैं। तो इनको आधा लिखना है तो कैसे आधा लिखेंगे? जैसे इसको आधा लिखना है, का को आधा लिखना है तो इसको सिर्फ ऐसे कर देना है, ये आधा हो जाता है। उसके बाद फा को आधा लिखना है तो सिर्फ ऐसे। ये कहाँ लिखना है? जैसे सिर्फ आप का को आधा लिख रहे हैं तब ऐसे लिखना है। यदि शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द लिख रहे हैं आप, जैसे शब्द लिख रहे हैं तब वहां पे ये प्रयोग करना है। जैसे सिंपली यदि आप सिर्फ का को आधा लिख रहे हैं, का को आधा लिखेंगे कैसे? सिर्फ का वर्ड है, जैसे का वर्ड है ये, इसको आधा लिखना है तो कैसे करेंगे? उसमें तब हलंत का प्रयोग करते हैं, का प्लस आ ऐसे। लेकिन यदि ये शब्द में इसका प्रयोग कर रहे हैं तब इसको क्या करना है? तब आधा लिखा जाता है, तब ऐसे आधा लिखना है, तब ऐसे होगा इसका आधा। इतना चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं नौ। तो नौ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नौ, तो दूसरा कितने हैं? ये नौ। तो नौ कौन कौन से हैं? वे जो नीचे से लौटने होते हैं या घुमावदार होते हैं। तो वे वर्ण या वे व्यंजन, वे व्यंजन जो जो नीचे से घुमावदार होते हैं, घुमावदार या लौटने बोल सकते हैं, जो नीचे से घुमावदार होते हैं। तो नीचे से घुमावदार कौन कौन से होते हैं पूरी वर्ड वाला, पूरे व्यंजनों में? तो जैसे यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एक अलग से, इससे पहचानने में थोड़ी आसानी रह जाएगी। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, अइया, टा, हा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। उसके बाद या, रा, ला, वा। उसके बाद सा, सा, सा और हा। तो इनमें से कौन कौन से वो व्यंजन है जो नीचे से घुमावदार है वो देखना है हम लोग को। तो वो देखते हैं नीचे से। का नहीं है, खा नहीं है, गा नहीं है, घा नहीं है, ये है अंगा, ये हो गया। उसके बाद चा भी नहीं है, छा है, छा। जा नहीं है, झा नहीं है, अया, अया नहीं है, टा, ये टा, ये ठा, ये डा, ये ढा। ड़ा भी नहीं है, ता, था, दा। धा नहीं है, ना नहीं है, पा, पा नहीं है, फा हो गया, वा, भा, मा, या। उसके बाद रा, ला भी नहीं है, वाव नहीं, सा, सा, हा। तो ये है जो नीचे से घुमावदार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वो है जो नीचे से घुमावदार है। तो इनको आधा लिखना है तो कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए टा है, ये टा है, इसको आधा लिखना है तो क्या करेंगे? इसमें नीचे ऐसे हलंत लगा देंगे। तो ये आधा लिखने का तरीका है। टा हो गया, उसके बाद ठा है, ये ठा है। तो ये जो भी इतने भी है इनको आधा लिखने का तरीका ये है, इनके नीचे हलंत लगा देना है। उसके बाद क्या रहता है? छा, के बाद है छा, तो इसमें हलंत लगा देना है। ये इसके लिखने आधा लिखने का तरीका है। टा, ये हो गया टा, टा, ठा, डा, ढा हो गया। उसके बाद है दा, उसके बाद रा, उसके बाद हा। तो इनको आधा लिखने का तरीका ये हो गया। उसके बाद जो है बचे हुए 22 वो यहाँ पर है। जैसे कोई भी है जिसके बाद का हो गया तो उसके बाद क्या बचा हमारा? खा। का के बाद हमारा क्या बचा है? खा। खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, चा हो गया। तो ये जितने भी हैं ये अपनी ना खड़ी पाई को पार करते हैं ना ही नीचे से घुमावदार हैं। तो इनको आधा लिखने का तरीका क्या है? एक खा है तो इसको क्या करेंगे? ये इसकी खड़ी पाई ही गायब कर देंगे, सिर्फ इतना रहेगा। गा है तो इसको आधा ऐसे ऐसे लिख देना, इसकी खड़ी पाई ही गायब कर देना है। जैसे कोई भी एक शब्द ले लीजिए, कैसे? चा है तो चा से चम्मच, चम्मच, चम्मच है। इसमें माँ क्या है? माँ की खड़ी पाई गायब कर दी, क्योंकि माँ ना तो अपनी खड़ी पाई को पार करता है ना ही नीचे से घुमावदार है। तो माँ को आधा लिखने का तरीका ये रहेगा कि इसकी जो खड़ी पाई है उसको ही गायब कर देना है। तो यहाँ तक हो सकता है मतलब आपको समझ में आया हो। यदि यहाँ तक भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग अब कल अपनी क्लास शुरू करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वरों का वर्गीकरण।
कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कल हम लोग शुरू करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण भी होता है, मात्रा के आधार पर होता है, उच्चारण के आधार पर होता है, जीवा के आधार पर होता है, मुख खुल्ले के आधार पर होता है। ये सभी चीजें हम लोग कल जानेंगे। बाकी यहाँ तक का आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। यदि कहीं भी डाउट लग रहा है, कोई भी बात है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी आपको सेशन कैसा लग रहा है, यदि ठीक लगा हो तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।